राही अपनी मंजिल को पा ही लेता है अगर मंजिल को पाने की शिद्दत चाह गहरी हो और कर्म के अंदर नियमितता और दृढ़ता हो। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश और आज से रोज़ाना 12 बजे, दिन में 12 बजे राजनीति विज्ञान की टॉप 10 प्रश्नों की व्याख्या सहित है जो ये सीरीज प्रारंभ हो रही है। अब मैं आपको और जानकारी दूँ उससे पहले फटाफट बता दूँ। देखिए, जैसे ये प्रश्न है, इसकी यहाँ पर व्याख्या हो गई। जैसे ये प्रश्न था ऊपर, इसकी यहाँ पर व्याख्या हो गई। इस प्रकार से हम एक एक प्रश्न का कंप्लीट है जो व्याख्या देखते हुए चलेंगे, जिससे आपका उस सवाल से संबंधित कोई भी जो प्रश्न और बन सकता है वो कंप्लीट है जो क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास से आपकी जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटी के जो भी प्रश्न आते हैं वो गज़ब के तैयार हो जाएंगे। ये वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इम्पोर्टेंट है, चाहे आप सेंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपने स्टेट राजस्थान की कर रहे हो, जिसमें ग्रेड फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, रीट वगैरह हो गई, पटवारी वगैरह हो गई, पुलिस वगैरह हो गई क्योंकि पॉलिटी है जो सब में पूछी जाती है। और जल्दी ही इसी प्रकार की सीरीज हम है जो इतिहास की भी शुरू करेंगे, ग्रेड फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए। राजनीति विज्ञान टॉप 10 प्रश्न व्याख्या सहित और बार बार पूछे जाने वाले ये सवाल है। तो पहले ही निवेदन कर देता हूँ, आज पहली कक्षा है तो आप लाइक कर दें वीडियो को, भी सभी दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, कोने में सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब करो, घंटी आएगी उस पर क्लिक करो, और लिखा आएगा उस पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको रोजाना मिलती रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब पहला सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल से हम जो आगे बढ़ेंगे। सवाल कई बार आया है ये कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952 या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप, साथ साथ कमेंट करते भी चलिएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? और ये कक्षा जो रोज़ है, फिर बता देता हूँ आपको, रोज़ 12 बजे है जो होने वाली है अपने डेली दिन में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान को लागू किया गया था। देख लीजिए, अगर लागू करने की बात आए, लागू करने की बात आए तो 26 जनवरी 1950 करना है। और पूछ लिया जाए कब अपनाया गया है संविधान को, तो 26 नवंबर 1949, 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को कम्प्लीटली लागू कर दिया गया। भारत का संविधान ज़्यादा कठोर नहीं है, या यूँ कहें इसमें कठोर और लचीला दोनों विशेषताएं हैं। कठोर संविधान नहीं है, कुछ नियमों और विनियमों का पालन करके संसद द्वारा संशोधित भी है जो किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की, स्वराज आंदोलन की, या फिर असहयोग आंदोलन की? बताइए, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत है जो की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की है जो शुरुआत की थी 1930 में। अब देखिए, जितने भी आंदोलन हैं इनकी हम व्याख्या देखते हैं कंप्लीटली, क्योंकि आंदोलनों से जुड़ा हुआ सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिससे कि नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो विशेष तौर से तो नमक सत्याग्रह को लेकर ये जो ये मामला ज़्यादा बढ़ा था। क्या? नमक सत्याग्रह, सविनय आंदोलन को सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी 12 मार्च 1930 को। अब देखिए, जो नमक सत्याग्रह था, जो दांडी मार्च था, वो अपने 12 मार्च 1930 को है जो महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में क्या है जो प्रारंभ होता है, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। ठीक है, शुरुआत होती है 12 मार्च 1930, ये बात ध्यान में आप रखिएगा। ब्रिटिश नमक कर के विरोध में ये मार्च जो है अहमदाबाद से तटीय शहर दांडी तक 241 मील की है जो यात्रा थी। ये भी पूछा जाए तो 241 मील ध्यान में रखना। गांधी और उनके अनुयायी जो थे, इन्होंने समुद्री जल को वाष्पित करके अवैध रूप से जो नमक का उत्पादन किया।
इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर जो सपोर्ट मिला, समर्थन मिला, जिसमें कि महिलाओं सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार में जो भाग लिया। महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, सब ने जो सपोर्ट किया। तो ध्यान में रखना, 241वीं मिल यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई, दांडी मार्च कहा गया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जो जाना जाता है। आगे देखिए, फिर अंग्रेजों ने क्या किया भाई साहब, अंग्रेजों ने हिंसा, गिरफ्तारियां और दमन के साथ जो जवाब दिया। लेकिन इस आंदोलन तो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए, लेकिन काफ़ी हद तक इसका प्रभाव पड़ा। तो आंदोलन ने अंततः गांधी इरविन समझौते का नेतृत्व किया। ये हुआ फिर भविष्य के स्वतंत्रता संघर्षों का मार्ग प्रशस्त किया। थोड़ा बहुत आइडिया हो गया अपने गांधी जी को और इनके जो अनुयायी की किस प्रकार से हमें जो इनसे निपट सकते हैं। तो इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसमें सविनय अवज्ञा और जन भागीदारी पर है जो अधिक जोर है जो दिया गया कि हमें अवज्ञा करनी, लेकिन विनय के साथ करने, सविनय, लड़ाई दंगा कुछ नहीं करना। दूसरा आता है असहयोग आंदोलन, वो तो सविनय था, असहयोग आंदोलन। तो पूछ लिया जाए असहयोग आंदोलन की शुरुआत है जो कब होती है, तो इसकी 1920 के दशक में शुरुआत होती है। कब होती है? 1920 के दशक में। और ये स्वतंत्रता आंदोलन की एक है जो महत्वपूर्ण घटना आप है जो कह सकते हो। यहीं से मामला श्री गणेश हुआ था। इस आंदोलन से रिलेटेबल कुछ बिंदु देखें तो हम इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो संयुक्त रूप से किया। देखिए, अब जो असहयोग आंदोलन था ये किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? विशेष तौर से रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया थी ये। असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन जो था वो क्या था भैया? रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया थी एक तरीके से, ठीक है, जिसने भारत में ब्रिटिश सरकार को लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने की शक्ति दी थी। ब्रिटिश रोलेट एक्ट क्या था, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए आप, कई बार सुना होगा रोलेट एक्ट। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भैया ये ऐसा नियम बना दिया, ऐसी पावर रूल बना दिया कि भारत के अंदर ब्रिटिश जो सरकार थी वो लोगों को, यहाँ के लोगों को बिना मुकदमा चलाए क्या जेल में, मुकदमा वगैरह कुछ नहीं है, उनको लगा कि इसको जेल में डालना, बस ये ऐसे हो गया, चलो जेल में ठोको इसको, तो ये पावर दी थी। तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप असहयोग आंदोलन प्रमुख रूप से जो हुआ। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती देना और स्वराज या स्वय शासन को बढ़ावा देना था। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्या इसका उद्देश्य क्या था आंदोलन का, असहयोग का? तो भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती, जो ब्रिटिश मनमानी कर रहे थे यहाँ ब्रिटिश शासन, उनको चुनौती देना था और अपने स्वराज को जो बढ़ावा देना था। प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं इसकी। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के असहयोग के आह्वान के साथ जो शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है असहयोग आंदोलन। भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं, कानून, अदालतों, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लोगों को कहा गया भाई साहब ब्रिटिश की जो चीज़ें हैं ब्रिटिश लोगों के, उनका बहिष्कार करो, अदालतों का जो यहाँ के लोग थे वहाँ जाना बंद करो, सरकारी स्कूलों में जाना बंद करो। कई भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी उपाधियाँ और सम्मान भी त्याग दिए। जो ब्रिटिश सरकार लोगों द्वारा भारतीयों को जो उपाधियाँ दी गई थी, किसी को कुछ दी गई थी, किसी को कैसे रिंदगी दी गई थी गांधी जी को, उन सबको त्याग दिया भाई साहब सब ने कि हमें नहीं चाहिए, रखो अपनी उपाधि अपने पास। देश भर में विरोध, मार्च और प्रदर्शन हुआ। इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला, जिसमें लाखों भारतीयों ने क्या है भाग लिया था। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला आंदोलन गांधी जी का कौन सा था? प्रमुख रूप से भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी ये। आज़ादी की ओर है जो 8 अगस्त 1942 को जो मामला शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको नाम दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण घटना थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता देने से इनकार करने के जवाब में यह आंदोलन इसमें क्या हुआ था, एक पेच फंसा था कि अंग्रेजों ने कहा कि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था कि आप हमारा सपोर्ट करो, युद्ध के अंदर सेना वेना भेजो, यहाँ से लोग भेजो,
हम आपको आज़ादी देंगे। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में भाई साहब ये मुकर गए अंग्रेज, कौन सा आज़ादी, क्या आप हमारे गुलाम थे, लेके गए थे हम आपको। तो भैया इसके जवाब में ये आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो शुरू किया गया। अब उद्देश्य देख लेते हैं। तो इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना कि भागो यहाँ से, और भारतीयों को तुरंत सत्ता है जो हस्तांतरित करना, कि यहाँ से तो भागो और जो सत्ता है वो हमारे हाथों में सौंपो आप। ये मामला था इसका भारत छोड़ो आंदोलन का। अब गांधी जी ने इसके अंदर क्या आह्वान किया, गांधी जी ने इसके अंदर आह्वान किया क्या, करो या मरो का नारा दिया यहाँ पर। और 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर 8 अगस्त को तो मामला श्री गणेश होता है और 9 अगस्त को भाई साहब गांधी जी को पकड़ लिया जाता है कि ज़्यादा बन रहे हो ना आप, इधर आओ। ठीक है। इस आंदोलन को पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और हिंसा से चिन्हित किया गया था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित कई भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने बलपूर्वक जवाब दिया और कई जो प्रदर्शन करने वाले थे उनको मारा, वो घायल हो गए। ये आंदोलन अंततः तत्काल स्वतंत्रता के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा, कि तुरंत हमें स्वतंत्रता दो, इस मामले में तो विफल रहा। लेकिन इस वजह से ब्रिटिश सरकार पर जो काफ़ी दबाव बन गया भाई साहब की, अब जीबो आराम करते सी अंत सत्ता देनी पड़ सी। तो ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और अंततः आखिरकार ब्रिटिश जो लोग थे 1947 में भारत को स्वतंत्रता देने के लिए क्या हो गए, राजी हो गए। अब राजी तो हो गए स्वतंत्रता देने के लिए, लेकिन हरामी बहुत थे वो। क्या किया, अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत को 2 अलग अलग देशों भारत और पाकिस्तान में जो विभाजित करने का भी निर्णय ले लिया साथ साथ में, कि इनको लड़ते रहने दो आगे भी, जिससे इतिहास में सबसे बड़ा है जो सामूहिक प्रवासन हुआ। आधे इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, तो कत्लेआम भी बहुत हुआ, प्रवासन भी है जो बहुत हुआ। तो इस प्रकार से हम सवालों को करते हैं जो चल रहे हैं प्रश्न और उसकी कंप्लीट व्याख्या। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। तो कंप्लीट आपका जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताना ये अगर तरीका अच्छा लगा। तो इस क्लास को हम बिल्कुल नियमित रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, लाइक करोगे, तो ज़रूर इसको नियमित रखेंगे हम। सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, आजकल उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, देखें। सही उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। व्याख्या देखिए, व्याख्या देखेंगे और अब तक के जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं कंप्लीट उनको देखेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने 13 मई 1952 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी। तो कब ली थी, 13 मई 1952 को। ठीक है। 1950 से लेकर 1923 तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर नीचे जो दी गई है, देखते हैं एक एक को। सबसे पहले कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। पहला इनका टेन्योर रहा 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1957 तक, फिर 13 मई 1957 से लेकर 12 मई 1962 तक, ये इनका कार्यकाल है जो रहता है। इसके बाद में आते हैं जाकिर हुसैन साहब अपने। तो जाकिर हुसैन साहब सेकंड, 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक। फिर जाकिर हुसैन के बाद में आते हैं डॉक्टर वीवी गिरी साहब। 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक, 69 तक। फिर गोपाल स्वरूप पाठक आते हैं 31 अगस्त 1969 से लेकर 30 अगस्त 1974 तक। कौन, गोपाल स्वरूप पाठक। फिर आते हैं बीडी जत्ती की मैं बात करूं तो 31 अगस्त 1974 से लेकर 30 अगस्त 1979 तक बीडी जत्ती। फिर नाम आता है उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्ला, 31 अगस्त 1979 से लेकर 30 अगस्त 1984 तक। फिर आते हैं आर वेंकटरमन, 31 अगस्त 1984 से लेकर 24 जुलाई 1987 तक। फिर आते हैं शंकर दयाल शर्मा,
3 सितंबर 1987 से लेकर 24 जुलाई 1992 तक। फिर आते हैं के आर नारायणन महोदय, 21 अगस्त 1992 से लेकर 24 जुलाई 1997। कौन? के आर नारायणन। आगे राष्ट्रपति हुए अपने कृष्णकांत साहब। कौन? कृष्णकांत, 21 अगस्त 1997 से लेकर 27 जुलाई 2002 तक। फिर होते हैं भैरों सिंह शेखावत, 19 अगस्त 2002 से लेकर 21 जुलाई 2007 तक। फिर आता है अपने मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, जो 11 अगस्त 2007 को बनते हैं, 11 अगस्त 2012 तक। फिर वापस 11 अगस्त 2012 से लेकर 11 अगस्त 2017 तक रहते हैं। और ये अंसारी साहब भारत में उपराष्ट्रपति रहे 10 सालों तक अच्छे से, और फिर बाद में बोलते हैं कि भारत का मामला गड़बड़ है, यहाँ तो मुझे डर लगता है। देखो, वेंकैया नायडू साहब 11 अगस्त 2017 से लेकर 11 अगस्त 2022 तक रहे, और फिलहाल है जो माफ़ करें, थोड़ी सी गले में दिक्कत आप सबको पता ही है। जगदीप धनखड़ साहब जो हैं 11 अगस्त 2022 से लेकर फिर है जो वर्तमान तक अपने जगदीप धनखड़ साहब हैं। अगला सवाल देखिए, इस प्रकार से हम व्याख्या सही सवालों को करते हुए चल रहे हैं। ज़रूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लो। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 1952 को, 1955 को, 1957 को, या फिर 1960 को? कमेंट करके बताइए आप, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर दूसरा पूछा है मैंने, 1957 को। दूसरा कब हुआ? 1957 को होता है। अब विशेष तौर से चर्चा अपने आम चुनाव की आती है, तो आम चुनाव को है जो हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। पहला आम चुनाव, क्या क्या कुछ घटनाएं रही, कैसे क्या रही, वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो भारत का पहला आम चुनाव, भारत के पहले आम चुनाव भैया 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुए। कब हुए? 25 अक्टूबर 1951 को है जो पहला आम चुनाव है जो प्रारंभ होता है, और 21 फरवरी 1952 तक चलते हैं। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक है जो पहला आम चुनाव चलता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक शानदार जीत थी, और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले लोकतांत्रिक रूप से जो चुने गए प्रधानमंत्री बने साहब। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में पहली लोकसभा का चुनाव हुआ। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो आपको बता देना ये डेट, अक्टूबर 1951 से 1952। 51 नहीं दिया हुआ हो तो 1952 सीधा वहाँ पर मिलेगा आपको। आगे देखिए कैसे कैसे प्रक्रिया चली। अगस्त 1947 से देश का शासन भारतीय संविधान सभा नामक एक अंतरिम विधायिका द्वारा चलाया जा रहा था। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब जो 21 साल का हो गया, 21 साल से अधिक आयु वाला है जो मतदान करेगा, ये मामला सेट हो गया। 53 राजनीतिक दलों ने 489 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इसमें 53 तो राजनीतिक दल थे प्रथम आम चुनाव में, और कितनी सीटों पर? 489, 489 पर है चुनाव लड़ा। विभिन्न दलों के लगभग 1874 उम्मीदवार थे। कुल 401 निर्वाचन क्षेत्र थे, कुछ में कई सीटें थी, और 1960 के दशक में बहु सीट वाले निर्वाचन क्षेत्रों को जो समाप्त कर दिया गया बाद में, ये आगे की बात है। अब देखो उस दौरान क्या हुआ। 36 करोड़ की आबादी में से करीब 17.32 करोड़ मतदाता थे। पहले आम चुनाव में 45% ये जो मतदान हुआ मात्र। कांग्रेस ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, दूसरे सबसे बड़ी पार्टी से 4 गुना ज़्यादा है जो वोट मिले। कांग्रेस ने 364 सीटें जीती, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सीपीआई ने कितनी 16 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर जो रही। लगभग 45% वोट कांग्रेस के जो पक्ष में गए। चुनाव से पहले सितंबर 1951 में एक नकली चुनाव भी आयोजित किया गया। ध्यान में रखना, नकली चुनाव कब आयोजित किया? 1951 में। क्यों किया गया था? क्योंकि देश के अधिकांश लोग चुनाव प्रक्रिया से अपरिचित थे, तो उनको एक तरीके से डेमो चुनाव था ये, लोगों को पता लगे कि कैसे क्या वोट करना है, कैसे क्या चुनाव की प्रक्रिया जो चलने वाली थी। ठीक है, क्योंकि पहली बार हो रहा तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था कैसे क्या होगा चीज़ें। ये भी सवाल कई बार आया है, भारत के प्रथम चुनाव
आयुक्त अगर पूछ लिया जाए, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन महोदय। ठीक है, सुकुमार सेन महोदय थे प्रथम चुनाव आयुक्त। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया गया। प्रमुख विजेता थे नेहरू शास्त्री जी, सुचेता कृपलानी, गुलजारी लाल नंदा, काका साहेब कालेलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह। बी आर अम्बेडकर बॉम्बे उत्तर मध्य सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार नारायण सदोबा, ये अपने नारायण सदोबा काजोलकर से हार गए। अम्बेडकर अनुसूचित जाति संघ के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। आचार्य कृपलानी भी फैजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं जो हार गए थे। अब देखिए, यद्यपि चुनाव अक्टूबर 51 में शुरू हो गया था, जैसे कि मैंने ऊपर बताया 25 अक्टूबर 1951 से चुनाव शुरू हो गया था प्रथम आम चुनाव, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान जनवरी फरवरी 1952 तक है जो हुआ। तो 1952 तक है जो ये चला था। भारतीय जनसंघ का नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, ध्यान में रखना। सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व राम मनोहर लोहिया ने किया और जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, इसका लोहिया साहब और जयप्रकाश नारायण। किसान मजदूर प्रजा पार्टी का नेतृत्व आचार्य कृपलानी ने किया। पहली लोकसभा की रिकॉर्ड 676 बैठक हुई और इसका कार्यकाल अप्रैल 1952 से 1957 जो चला था। प्रथम आप चुनाव प्रथम लोकसभा का। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन? जीवी मावलंकर। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान में रखना। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। आगे मैं बात करूं इसकी थोड़ी, तो स्वतंत्र भारत में संसद में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति का नाम अगर आए तो तेलंगाना के रवि नारायण रेड्डी थे, जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए जो खड़े थे। रेड्डी को पहले आम चुनाव में नेहरू से ज़्यादा वोट मिले थे। नेहरू की सीट उत्तर प्रदेश फूलपुर थी और जिस पर वे 1964 तक है जो अपनी मृत्यु तक है जो वहीं से चुनाव लड़ते रहे, फूलपुर से। इस चुनाव का पहला वो जो वोट था वो हिमाचल प्रदेश के चीनी में है जो डाला गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं और अगले सवाल के साथ ये जो संविधान की जो निर्माण की कंप्लीट प्रक्रिया उसको भी हमें जो देखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? प्रमुख रूप से डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या संविधान सभा ने। तो प्रमुख रूप से जो नाम आता है किनका आता है? डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है निर्माणकर्ता में। अब देखिए इसका जो निर्माण हुआ अलग अलग चरणों में हुआ, अलग अलग पार्ट में हुआ। किस किस चरण में क्या क्या चीज़ें हुई उनको हम देखते हुए चल रहे हैं। अच्छे से सुनिएगा। पहले चरण में क्या क्या हुआ? पहला चरण 13 दिसंबर 1946 से लेकर 22 जनवरी 1947 तक चलता है। 13 दिसंबर 1946 से लेकर 22 जनवरी 1947 तक चलता है। संविधान सभा का पहला सत्र, इसमें क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को तैयार करने का जो कार्य शुरू किया। तो संविधान सभा का औपचारिक रूप से काम करने की शुरुआत है जो कब से हुई थी? 13 दिसंबर 1946 से। ठीक है, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसका उद्देश्य क्या था? भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना और इसके भविष्य को नियंत्रित करने के लिए एक संविधान बनाना। प्रस्ताव में संविधान सभा के काम का मार्गदर्शन करने के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए। और जो ये प्रस्ताव था, पिछली बार सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में भी ये सवाल आया था, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्ताव को अपनाया। तो प्रस्ताव को इसको कब अपनाया? 22 जनवरी 1947 को अपनाया। ठीक बात, ये उस समय की यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं पिक्चर। अगला चरण आता है। अगले चरण में फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे क्या होता है, फिर आगे क्या होता है। अगला चरण आता है 27 फरवरी 1947 से लेकर 30 अगस्त 1947। फरवरी से अगस्त तक मामला क्या क्या चलता है। तो समिति चरण और संविधान सभा की बहस का यह दूसरा सत्र था। अब इसमें क्या क्या होता है? संविधान सभा के पहले सत्र के बाद संविधान के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट देने के लिए कई समितियां स्थापित की गई, कई समितियां बनाई गई। इनमें तो मौलिक अधिकार की, एक अल्पसंख्यक की, आदिवासी की, बहिष्कृत क्षेत्रों पर, इन सब पर क्या सलाहकार समिति, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, ये सारी समितियां बनाई गई। सबका
अध्यक्ष बनाया गया सबकी लीडरशिप में कि आप ये क्षेत्र है जो करोगे। संघ अधिकार समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति शामिल थी। इन समितियों ने अप्रैल और अगस्त 1947 के बीच संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी कि आप सारी डिटेल अब दो हमें। इस बीच जब समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर रही थी, संविधान सभा ने सिफारिशों में उल्लिखित सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा की और ये विचार विमर्श 30 अगस्त 1947 को जो समाप्त हुआ। समितियों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भाई साहब ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर ये चल रहा है, इस कम्युनिटी में ये इस तरीके से चीज़ें, इस तरीके से बदलाव होने चाहिए, इस तरीके से रूल बनने चाहिए। तो ये अपनी इस पर जो विचार था वो 30 अगस्त 1947 को जो कंप्लीट होता है। कब? 30 अगस्त 1947 को, कि अब हम आगे डिसीजन लेंगे कैसे क्या करना है। तीसरा चरण आता है भैया, तीसरा चरण आता है 1 फरवरी 1947 से लेकर 31 अक्टूबर 1947, संवैधानिक सलाहकार द्वारा संविधान का मसौदा तैयार होना। पिछले चरणों में उल्लेखित संविधान सभा में विभिन्न समितियों की रिपोर्ट और चर्चाओं के आधार पर अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने? BN राव ने जो संविधान का मसौदा तैयार किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान का मसौदा तैयार किसने किया? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? BN राव। और ये BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। ये भी संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछ लिया जाए, ये प्रश्न आया भी है संवैधानिक सलाहकार का। तभी मैंने कहा कि प्रश्न के साथ कि हम अच्छे से जो डिटेल देखेंगे ताकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। BN राव। अक्टूबर 1947 तक संविधान का मसौदा तैयार कर प्रारूप समिति को सौंप दिया। तो जैसे ही मसौदा पूरा प्रारूप तैयार किया मोटा मोटा तरीके से, और फिर प्रारूप जो समिति थी उसको सौंप दिया कि भाई साहब आउटलाइन है जो ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ये तैयार करके। आगे देखिए, अगला चरण आता है, चौथा चरण में हम बात करें अक्टूबर 47 से फरवरी 48 तक। संविधान का पहला मसौदा 27 अक्टूबर 1947 को मसौदा समिति ने संविधान सलाहकार द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे के साथ साथ अन्य नोट्स, रिपोर्ट, ज्ञापन सबकी जांच शुरू कर दी। बदलाव करने के बाद, थोड़ा बहुत संशोधन करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को अपना अंतिम है जो मसौदा संविधान को सौंप दिया कि भाई साहब ये अब लो फाइनल ड्राफ्ट हमारी तरफ से, अब क्या करना देख लो। अब पांचवा चरण इस प्रकार आता है, पांचवें चरण में प्रक्रिया यह चलती है फरवरी 48 से लेकर अक्टूबर 48 तक। प्रथम ड्राफ्ट का सार्वजनिक प्रसार, जो तैयार किया उसको थोड़ा पब्लिकली हम भेजें, देखें, करें कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो मतलब राय सबके लिए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष को मसौदा संविधान सौंपे जाने के बाद इसे प्रकाशित किया गया और जनता के बीच इसको प्रसारित किया गया। कई टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव प्राप्त हुए जिनकी जांच तब एक विशेष समिति द्वारा की गई, जिनमें संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और स्वयं मसौदा समिति के सदस्य शामिल थे। तो जो भी सुझाव वगैरह आए लोगों की तरफ से, इन्होंने उनकी जांच की। मसौदा समिति ने इन सुझावों को ध्यान में रखा और 23, 24 और 27 मार्च और 18 अक्टूबर 1948 को जो चर्चा की इस पर। 26 अक्टूबर 1948 को समिति ने मसौदा संविधान के उस संस्करण को पुनः मुद्रित करके जो चेंजेस, तो टिप्पणियाँ आई, सुझाव आए, वो सब चेंजेस करके फिर पुनः मुद्रित करके पुनः प्रस्तुत किया और 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत कर दिया वापस। साथ ही संशोधनों के एक सेट को उन खंडों में जोड़ा गया जिन्हें संशोधित करने का इरादा था कि ये पार्ट हम और संशोधन कर सकते हैं, उसको थोड़ा अलग से जोड़ दिया गया। अगला चरण आता है संविधान के प्रारूप पर फिर बहस शुरू होती है, जो बन गया उस पर बहस शुरू होती है, डिस्कशन शुरू होता है। तो 4 नवंबर 1948 को संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये भी ध्यान में रखना, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने संविधान सभा के समक्ष जो संविधान सभा थे उसके समक्ष जो प्रस्तुत कर दिया कि लो साहब अब देखो आप, अब संविधान के मसौदे को सभा में चर्चा के लिए जो खोल दिया गया, अब डिस्कशन करो आप होप इस पर कि क्या चीज़ें और हो सकती है। संविधान के प्रारूप का हम दूसरा वाचन देखते हैं, यहाँ पर पिक्चर देख लीजिए तत्कालीन समय की। तो संविधान के प्रारूप के दूसरे वाचन में संविधान सभा ने प्रारूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद खंड दर खंड है जो चर्चा हुई, इस खंड में ये लो है, इस खंड में ये लो है। तो संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक बहस इसी अवधि के दौरान हुई जो 17 अक्टूबर 1949 तक चली। तो संविधान के प्रारूप का दूसरा वाचन भैया यूँ कह सकते हैं कि 1949 तक चला था, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक।
इस चरण के दौरान भैया सभा के सदस्यों ने अक्सर प्रारूप संविधान में संशोधनों का प्रस्ताव रखा कि इसमें यह बदलाव करो, जिसमें विशिष्ट अनुच्छेदों या खंडों को संशोधित या समाप्त करने की मांग की गई कि ये यार ठीक नहीं, इसको हटाना चाहिए, इसमें यह बदलाव होना चाहिए। ये सारा का सारा चीज़ें हैं जो चली इसमें दूसरे वाचन में। आगे देखिए 8वां वाचन आता है संविधान के प्रारूप का संशोधन। अब संविधान के प्रारूप पर बहस समाप्त होने के बाद में प्रारूप समिति ने संविधान सभा के लिए गए निर्णयों के अनुसार इसे संशोधित करना शुरू किया, थोड़ा और चेंजेस शुरू किया। अनुच्छेदों को फिर से क्रमांकित करना, भाषा में मामूली बदलाव करना, खंड जोड़ना, हटाना, ये सब काम है जो शामिल हुए। इसके बाद संशोधित संविधान का प्रारूप 3 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। इसके बाद इसे 14 नवंबर 1949 को विधानसभा में पेश किया गया। तो विधानसभा में कब पेश किया गया ये ध्यान में रखना, 14 नवंबर 1949 को। ये देख लीजिए यहाँ पर पिक्चर। अब देखिए तीसरे वाचन की बात करते हैं। संविधान के प्रारूप का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। संविधान के मसौदे के तीसरे वाचन के दौरान केवल कुछ ही महत्वपूर्ण बहसें हुई और अधिकांश भाषणों में संविधान पर सामान्य टिप्पणियां शामिल थी। जहां कुछ सदस्यों ने संविधान के अंतिम संस्करण पर संतोष व्यक्त किया, वहीं अन्य ने चिंताएं व्यक्त की। अब आ जाता है अपना अंतिम चरण, अंतिम मामला इस प्रश्न का भी और संविधान वाला भी। 26 जनवरी 1950 का दिन आता है। तो भारत के संविधान का अधिनियम और अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को तो संविधान का तीसरा वाचन समाप्त होता है। और जब संविधान सभा ने पिछले चरण में अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित पक्ष में मतदान किया तो संविधान के अंतिम संस्करण पर 24 जनवरी 1950 को सभा के सदस्यों ने क्या हस्ताक्षर कर दिए थे और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हस्ताक्षर जो सदस्यों ने किए थे वो 24 जनवरी 1950 को किए और 26 जनवरी 1950 को है जो क्या है लागू हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इस प्रकार से अपना वो सवाल पे जो कंप्लीट हो जाता संविधान का। अच्छा लग रहा है? कमेंट करके बताओ लग रहा है तो, और लाइक कर दो नहीं कि अभी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ग्रुप में शेयर करना है, स्टेटस भी लगाना है। और पहली बार जो भी साथी जुड़ रहा है सब्सक्राइब कर लेना। ये क्लास फिर बताता हूँ रोज़ाना 12 PM पर रोज़ाना 12 बजे अपलोड होने वाली है। रोज़ 12 बजे अपलोड है जो होने वाली है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 5 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। रोज़ाना के हम 10 सवाल करेंगे, टॉप 10 सवाल और 10 सवालों की बढ़िया तरीके से व्याख्या। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? क्या उत्तर हो जाएगा बताओ। देखें उत्तर हो जाएगा अपना बी, 1906 में होती है मुस्लिम लीग की स्थापना। अब देखिए व्याख्या, मुस्लिम लीग भी आ सकता है परीक्षा में और नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भी आ सकता है। तो 30 दिसंबर 1906 कौन सा दिन था? 30 दिसंबर 1906। इस दिन भैया अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की क्या होती है? स्थापना होती है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1906 को होती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम लीग एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, महत्वपूर्ण विषय था भैया। लीग के सबसे प्रमुख चेहरों में कौन? मोहम्मद अली जिन्ना 2 राष्ट्र सिद्धांत का चेहरा बनके। जो मुस्लिम लीग के प्रमुख चेहरे थे आखिर में जाकर 2 राष्ट्र सिद्धांत का चेहरा बनके कि भाई साहब 2 राष्ट्र होने चाहिए। अंततः देश के विभाजन का मार्ग जो प्रशस्त किया, अड़े रहे ये। तो 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे AIML भी कह सकते हैं, लोकप्रिय रूप से मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। स्थापना इसकी ढाका में होती है, ध्यान में रखना। ब्रिटिश भारत में, अब जो बांग्लादेश में। चलिए अगला सवाल देखिए। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ये जो सवाल है अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, बीजेपी की या जनता पार्टी की? तो आसान है सवाल तो। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है, किसकी होती है? माफ कीजिए 1885 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब देखिए आगे इसकी और डिटेल देखेंगे हम अलग तरीके से। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी।
ये सवाल मैंने ऊपर व्याख्या में बताया था, याद हो तो बताना सही से। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 550, 543, 500, 489। क्या उत्तर हो जाएगा बताओ देखिए कमेंट करके। अगर ध्यान से सुना है तो जो आम चुनाव वाला अभी करवाया था मैंने, उत्तर हो जाएगा डी 489, 489। चलिए अब सवाल इस प्रकार, उस सवाल को इस प्रकार से पूछ लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? उत्तर बता दूं मैं सीधा, डी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में जो होती है। इस प्रकार सवाल पूछा जा सकता है। अब हम इसकी है जो थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन होता है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। ये सवाल कई बार पूछा गया। 31 दिसंबर तक चला था। इसकी जो शुरुआत है वो सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। जो A.O. ह्यूम आता है ना, वो स्थापना किसने की थी? और दादाभाई नौरोजी और दिनशा वाचा के साथ जो मिलकर की थी। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसके जो अध्यक्ष है, ये सवाल भी कई बार आता है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और विशेष तौर से A.O. ह्यूम का, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का ही नाम आता है, लेकिन साथ में दादाभाई नौरोजी और दिनशा वाचा के साथ है जो मिलकर की थी इसकी शुरुआत। लेकिन विशेष तौर से A.O. ह्यूम में जो नाम आता है। प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष जरूर ध्यान में रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आज की कक्षा का अंतिम सवाल है, फिर रोज चलेगी ये। A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की इसने? तो इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो किसकी की? सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी की जिसकी डिटेल हमने ऊपर है जो देख ली। तो सवाल को किसी भी तरीके से घुमाकर है जो पूछा जा सकता है। तो साथियों, अभी तक भी लाइक नहीं किया किसी ने तो लाइक करो फटाफट। पहले तो लाइक का कोई पैसा नहीं लगता। शेयर कर दो सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ। स्टेटस भी लगाना। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कहीं साथियों सब्सक्राइब कर लो। घंटी आएगी, घंटी पर क्लिक कर लो और ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। PDF वगैरह इन सब की आपको नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल अपना एक तो, और एक कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, दोनों को ज्वाइन कर लो। एप्लीकेशन अपने नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। सेकंड ग्रेड की बुक अपने मार्केट में उपलब्ध है, 1 लाइनर बुक, सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर बुक जो रिवीजन के लिए गजब की रहेगी हिंदी की। नज़दीकी बुक स्टोर में मिल जाएगी। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर वालों से मंगवा कर दे दो। फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34 पर जो व्हाट्सअप कीजिए। कैसे क्या ऑनलाइन आपको ये किताब मिलेगी, आपको जल्दी ये जो जानकारी दे दी जाएगी। व्हाट्सअप पर आप एक मैसेज कर सकते हैं। और जल्दी ग्रेड फर्स्ट की भी है जो आने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके अपनी राय दोगे तो ये सीरीज जो नियमित रूप से चलती रहेगी। हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का। आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार को आगे बढ़ाने का और श्रेष्ठ जो बनाने का। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।